हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। हो विद्रोही सेना के सदस्य? उसने पूछा। वो मुझे नहीं पहचानता। अनैतिक रानी ने आश्चर्य से सोचा। तुम सचमुच मुझे नहीं पहचानते? उसने पूछा। क्या मुझे सभी कीटों को याद रखना चाहिए? दक्ष ने आंखें घुमाते हुए पूछा। क्या तुम्हारा नाम सचमुच दक्ष है? अनैतिक रानी ने पूछा। तुम बहुत ज्यादा सवाल पूछते हो, दक्ष ने हाथ हिलाते हुए कहा। उसने 3 QE चाकू चलाए, एक चाकू हर एक चाकू पर। अचानक हुआ हमला इतना तेज था कि जब चाकू उनकी खोपड़ी में घुस गए तो यून और यू विरोध भी नहीं कर सके। दूसरी ओर QE चाकू अमर रानी के करीब पहुंचते ही उसे कोई नुकसान पहुंचाए बिना गायब हो गया। तो तुम झूठ नहीं बोल रहे थे। मैंने दूसरे दक्ष की QE देखी है, ये बहुत ज्यादा मजबूत थी। तुम्हारी QE बहुत अलग है, ये स्वाभाविक रूप से उस QE से अलग है। इसके अलावा तुम वाकई कमजोर हो। दूसरा दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। मुझे मत बताओ कि तुम मेरे दूसरे रूप से मिले हो। वह कमीना, उसने मुझे इस जेल की दुनिया में कष्ट सहने के लिए छोड़ दिया, जबकि वह बाहर रहकर आनंद ले रहा है। जब वो बोल रहा था तो उसकी आंखों और आवाज में नफरत साफ झलक रही थी। तो यही बात थी, तुम उसकी क्लोन हो जिसका दिमाग अलग है और जिस बिंदु पर तुम बनी हो उससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। क्या मैं सही हूँ? अमर रानी ने पूछा। बहुत दिलचस्प है, और तुम अपने दूसरे स्व से नफरत करती दिखती हो। मैं उस कमीने से नफरत क्यों नहीं करूँगी? उसी की वजह से मैं इस जेल में फंसी हूँ। जब मैं उसे देखूंगी तो उसे मार डालूंगी, दक्ष ने गुस्से से भरकर कहा। उसकी बातें सुनकर अमर रानी के होठों पर मुस्कान आ गई। तुम अपने असली स्वरूप को मारना चाहते हो? बकवास, मैं असली हूँ। मैं नकली को मारना चाहता हूँ। मैं सिर्फ एक ही हो सकता हूँ। अगर तुम उसकी तरफ हो तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा, दक्ष ने दृढ़ता से कहा। उसकी तरफ से? अमर रानी ने हंसते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं। अगर कुछ भी हो तो मैं तुम्हारी तरफ होना चाहूंगा। वास्तव में मैं उसे मारने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और आप ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि तुम सही हो। वह एक बुरा व्यक्ति है। उसने तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ दिया जबकि वह बाहर है, जीवन का आनंद ले रहा है। मुझे विश्वास नहीं होता कि कोई इतना क्रूर होगा कि अपने दूसरे आधे को इस जेल में छोड़ देगा। मैं तुम्हें अपना सही स्थान दिलाने में मदद करना चाहता हूँ। तुम क्या कहती हो? हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। क्या मैं अपनी सही जगह ले लूंगा? दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा। यह दिलचस्प लगता है, लेकिन अगर मैं इस जगह को नहीं छोड़ सकता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बैरियर मुझे रोक रहा है। यह मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें बाहर ले जा सकता हूँ, लेकिन यह सही समय नहीं है। तुम उससे मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं हो। मैं इस बीच तुम्हें तैयार होने में मदद करूंगा और फिर मैं तुम्हें बाहर भेज दूंगा। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम मेरी मदद क्यों करना चाह रहे हो? दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। मुझे सच बताओ, मेरे लिए बुरा महसूस करने की बकवास मत करो। NOVELBJNN। तुम सच सुनना चाहते हो? अनैतिक रानी ने पूछा। हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आपके आकर्षण के प्रति आकर्षित हो गई हूँ। क्या अपने पति की मदद करना गलत है? अनैतिक रानी ने मुस्कुराते हुए पूछा। जब दक्ष की वजह से उसकी जान पर बनाए तो वह कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी। असली दक्ष अब बहुत ताकतवर हो चुका था। वो उसकी पहुंच से बाहर था। दक्ष को मारने वाला एकमात्र व्यक्ति खुद दक्ष था, और सौभाग्य से उसे एक मिल गया। हालांकि वो ये भी जानती थी कि वो उस आदमी को इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकती। ये सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ सुचारू रूप से चले, उसे कुछ चीजों का त्याग करना पड़ा। उनमें से एक थी उसकी गरिमा। उसने ये दिखावा करने का निर्णय लिया था कि वह इस दक्ष से प्यार करती है, और इसीलिए वो उसकी मदद कर रही थी ताकि वह उसे अपनी आवश्यकतानुसार ढाल सके। तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुम पर क्यों विश्वास करूं? मैं कैसे यकीन करूं कि तुम ऐसा नहीं कह रहे हो ताकि मैं तुम्हें न मार दूं? दक्ष ने पूछा। क्योंकि तुम सचमुच मुझे नहीं मार सकते। मैं अनैतिक दुनिया से हूँ। चाहे तुम नश्वर दुनिया में कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते। अनैतिक रानी ने कहा।
अपनी भयानक आभा को बाहर निकालते हुए, जिसने दक्ष की आभा को दबा दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास आपसे डरने का कोई कारण नहीं है। वास्तव में अगर मैं चाहूं तो मैं आपको अभी मार सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पहली नजर में ही आपसे प्यार कर बैठा हूं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ये साबित करूं, तो मुझे साबित करने दीजिए। वो दक्ष के सामने आए और अपने होंठ उसके होठों के करीब ले आए, जिससे उनके होंठ एक दूसरे को छू गए। एक लंबे चुंबन के बाद उसने अपना सिर पीछे कर लिया। क्या ये पर्याप्त सबूत है? अगर नहीं, तो यह। उसने अपनी उंगलियां चटकाकर उनके चारों ओर एक अवरोध खड़ा कर दिया, जिससे अवरोध के पार देखना कठिन हो गया। अपने आसपास के क्षेत्र को घेरने के बाद उसने उसकी आंखों के सामने ही अपने कपड़े उतार दिए। मैं अपना जीवन साबित करने को तैयार हूं। आगे बढ़ो, मेरा शरीर तुम्हारा है। दक्ष ने अनैतिक रानी के सुंदर शरीर को देखा, जिसमें सभी जगहों पर वक्रता थी। वह वास्तव में सुंदर लग रही थी, जैसे कोई परी सीधे स्वर्ग से आए हो। ठीक है, तो फिर मैं अच्छी तरह से जांच कर लूं, दक्ष ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और अनैतिक रानी के मुलायम नितंबों पर अपने हाथ रखते हुए उसे फिर से चूमा। अनैतिक रानी को अपने लक्ष्यों के लिए अपने शरीर का उपयोग करने पर मन ही मन थोड़ी घृणा महसूस हुई, लेकिन अंत में उसे अपना जीवन अधिक प्रिय लगा। उसके जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं था। इसीलिए जब दक्ष आखिरी बार उसके पास पहुंचा तो उसने अपनी गरिमा को त्याग कर भागने का फैसला कर लिया था। उसके लिए सबसे बड़ा खतरा असली दक्ष था। अगर इस दक्ष को अपना शरीर देने से उसे असली दक्ष से छुटकारा पाने में मदद मिली, तो उसे लगा कि यह इसके लायक था। इसके अलावा असली क्लोन को मारना आसान था। असली क्लोन को मारने के बाद वो इस दक्ष को मार सकती थी, जिसने उसके शरीर को अपवित्र करने की हिम्मत की थी। दक्ष ने अपने भंडारण रिंग से एक गद्दा निकाला और अमर रानी को उस पर पटकने से पहले उसे जमीन पर रख दिया। उसने भी अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। अपने आप को पूरी तरह से नंगा करने के बाद वो गद्दे पर भी लेट गया। उसने इस दुनिया में बहुत सी औरतें देखी थी, लेकिन कोई भी इतनी खूबसूरत नहीं थी जितनी कि अभी उसके सामने खड़ी थी। इस तथ्य से अनजान कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका दूसरा स्व था। असली दक्ष अभी भी प्राचीन मूल मंदिर में और अधिक सुराग खोजने की कोशिश में व्यस्त था। उसने 3 पोर्टल संरचनाओं की जांच की थी। तीनों उसे एक अलग जगह पर ले गए, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसे जिन 3 कमरों में ले जाया गया वे सभी खाली थे। वो चौथे द्वार के अंदर प्रवेश कर गया। पिछले कुछ समय के विपरीत इस बार वो अधिक महत्वपूर्ण स्थान पर उपस्थित हुए। उसने खुद को मूल मंदिर की सबसे ऊंची मंजिल पर पाया, जिसका ऊपरी हिस्सा पारदर्शी था। छत के माध्यम से वो सितारों को देख सकता था, जो स्पष्ट और करीब दिखाई दे रहे थे। छत के माध्यम से वो सभी दिव्य सितारों को देख सकता था। दूसरे कमरों से अलग इस कमरे में बहुत सारे खजाने थे। वो यहाँ रखी कई कलाकृतियां देख सकता था, जिनमें से एक दूरबीन थी जो आसमान की ओर देख रही थी। वह दूरबीन के पास गया और उसमें से देखने लगा। अद्भुत! दूरबीन के माध्यम से वह तारे को ऐसे देख पा रहा था जैसे वह वहीं हो। वह तारों की सतह पर बने गड्ढों को भी देख पा रहा था। वो दूरबीन को एक तारे से दूसरे तारे पर घुमाता रहा और उनका निरीक्षण करता रहा। सभी तारे आकार और अन्य विशेषताओं में एक जैसे दिखाई दिए, सिवाय अंतिम तारे के। आखिरी तारे पर उसे कोई दिखाई दे रहा था। यह एक पक्षी जैसा प्राणी था जो आखिरी ईश्वरीय तारे के एक गड्ढे में बैठा था। पक्षी जैसा दिखने वाला ये जीव फीनिक्स जैसा दिखता था और इसका रंग इंद्रधनुषी था। वो इंद्रधनुषी फीनिक्स है, तो यह ईश्वरीय तारे में छिपा है। दक्ष ने एक रहस्यमयी ऊर्जा को तारे से रेनबो फीनिक्स के शरीर की ओर बढ़ते हुए भी देखा। क्या ये तारे से ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है? लेकिन अगर वो वहां छिपा है, तो मैं वहां कैसे पहुंच सकता हूं? ईश्वरीय सितारों का एक संरक्षक है, और यहाँ तक कि ईश्वरीय राजा भी उसके माध्यम से नहीं गुजर सकते। दक्ष अंततः रेनबो फीनिक्स का पता लगाने में कामयाब हो गया था, लेकिन उसके पास उस तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। इसके अलावा उसे लगा कि इंद्रधनुषी फीनिक्स आखिरी ईश्वरीय तारे से ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था।
कम से कम ऐसा ही लग रहा था। उसे नहीं पता था कि वह वास्तव में क्या कर रहा था। दक्ष रेनबो फीनिक्स को देखता रहा, लेकिन अचानक उसने देखा कि रेनबो फीनिक्स उसकी ओर देख रहा है। फीनिक्स बहुत दूर था, इसलिए वो उसे देख नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो उसकी दिशा में देख रही थी। वो दूरबीन से दूर हट गया और ईश्वरीय तारे को देखना बंद कर दिया। मुझे उसके बारे में क्या करना चाहिए? दूसरों को उसका ठिकाना बताऊं इस उम्मीद में कि वे मुझे अपने साथ उच्च लोकों में ले जाएंगे? नहीं, अगर मैंने उन्हें बताया तो मैं रेनबो फीनिक्स को उनकी आंखों के नीचे से नहीं ले जा सकता। इसके अलावा ये प्रतिकूल भी होगा। उसने दूरबीन के बिना ऊपर देखा और आहें भरते हुए कहा, एक और सिरदर्द। मुझे अकेले ही वहां पहुंचने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। जैसे ही दक्ष विचारों में खोया हुआ था, उसके पीछे एक दरवाजा खुल गया। आप यहाँ पहले पहुंचे। दक्ष के पीछे से एक शांत आवाज आई। उसने पलटकर देखा तो पाया कि लॉन्ग हू उसके पीछे खड़ा है। यह आदमी भी यहाँ आ गया। कैसे? मैंने सोचा था कि पोर्टल का इस्तेमाल एक समय में केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है, जब तक कि वो लंबा रास्ता न अपना ले। मैं उसे दूरबीन से देखने नहीं दे सकता। यह इस तरह से कोण पर है कि पहली चीज जो उसे दिखाई देगी वो इंद्रधनुषी फीनिक्स होगी। दक्ष पीछे हट गया और दूरबीन को अपने पीछे छिपा लिया। वो मुस्कुराया, हाँ, मैं भाग्यशाली था। संरचना मुझे सीधे यहाँ ले आए। लॉन्ग हू ने अपनी आंखें घुमाई और इधर उधर देखने लगा। इतनी सारी कलाकृतियां, क्या तुमने कुछ छुआ? अभी नहीं, दक्ष ने जवाब दिया। मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ। बोलते समय उसने चुपके से दूरबीन का कोण और उसकी दिशा बदल दी। तो फिर तुम अपने पीछे क्या छिपा रहे हो? लॉन्ग हू ने दक्ष की ओर आलसी नजर से देखते हुए पूछा। छुपा रहे हो? दक्ष ने खुश होकर पूछा। मैं कुछ नहीं छिपा रहा हूँ। वो एक तरफ हट गया, जिससे दूरबीन सामने आ गई। लॉन्ग हू दूरबीन के पास गया और उसमें से देखने लगा। दूरबीन के जरिए वह विशाल अंतरिक्ष को देख पा रहा था। उसने दूरबीन को इधर उधर घुमाकर कुछ तारों को भी देखा। उसे ऐसा करते देख दक्ष थोड़ा चिंतित हो गया। वास्तव में अगर उसने वास्तव में रेनबो फीनिक्स को देखा तो वह लॉन्ग हू का सिर काटने के लिए भी तैयार था। सौभाग्य से लॉन्ग हू ने इस पर ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया। एक जैसे दिखने वाले कुछ तारों को देखने के बाद वो पीछे हट गया। वो कमरे में मौजूद दूसरी कलाकृतियों की तरफ चला गया। दक्ष पीछे से मुस्कुराया, खुश था कि जानकारी सुरक्षित थी। हालांकि वो अभी भी थोड़ा निराश था कि वह यहाँ से कोई भी कलाकृति नहीं ले जा सका। यह अच्छा है कि आपने किसी भी कलाकृति को नहीं छुआ, अन्यथा आप सभी को मार देते, लॉन्ग हू ने कहा, एक पत्थर की पट्टिका को देखते हुए जिस पर कुछ शब्द लिखे थे। क्या? क्यों? दक्ष ने उलझन में पूछा। वह जानवरों की भाषा नहीं पढ़ सकता था, इसलिए उसने ऐसी चीजें नहीं पढ़ी। सभी कलाकृतियां मंदिर के संरक्षण में है। आप उन्हें छू सकते हैं, लेकिन जब आप उन्हें इस कमरे से बाहर ले जाते हैं तो पूरा मंदिर अनंत काल के लिए सील हो जाता है। यह वहीं लिखा हुआ है, लॉन्ग हू ने कहा। यह सौभाग्य की बात है कि मैं तुम्हारे ठीक बाद यहाँ पहुंचा। यदि नहीं तो तुम कुछ ले लेते और तुम हम सभी को बर्बाद कर देते। आखिरकार यही कारण है कि मनुष्यों को लालची प्राणी के रूप में जाना जाता है। वो अन्य कलाकृतियों की ओर बढ़ गया, जो एक छोटी कांच की शीशी थी जिसमें खून की केवल एक बूंद थी। ये खून, मुझे आश्चर्य है कि यह किसका है। यह अविश्वसनीय ताकत से भरा है। लॉन्ग हू ने खून को देखते हुए कहा, काश मैं इसे वापस ले पाता। आह भरते हुए वो शीशी को देखने के बाद दूर चला गया। वो अन्य कलाकृतियों की ओर बढ़ गया। इस बीच दक्ष खून की बूंद के पास गया। उसे भी महसूस हो रहा था कि खून में अपार शक्ति है। लॉन्ग हू सही था। अगर वो यहाँ नहीं होता तो दक्ष ने कलाकृतियों को यहाँ ला दिया होता, बिना इसके परिणामों से अनजान। हालांकि वो दूरबीन और रेनबो फीनिक्स की खोज में इतना डूबा हुआ था कि वो कुछ पल के लिए किसी और चीज के बारे में सोचने में सक्षम नहीं था। इसके बाद बायहू यांग भी कमरे में पहुंच गया। कलाकृतियों का कमरा, मूल मंदिर का मुकुट रत्न। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैं पार्टी में देर से पहुंचा हूँ। कोई पार्टी नहीं है, हम यहाँ से कोई कलाकृति नहीं ले जा सकते।
पूरा मंदिर हमारे अंदर बंद हो जाएगा, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। हम बाइहू यांग भी यह सुनकर आश्चर्यचकित था, लेकिन लॉन्गहू ने पत्थर की पट्टिका की ओर इशारा किया। टैबलेट की जांच करने के बाद सफेद बाघ के वारिस ने सिर हिलाया। यह सही है, लेकिन साथ ही यह निराशाजनक भी है। हम खजाने के पास खड़े हैं, लेकिन हम एक भी नहीं ले सकते। हम यहाँ खजाने के लिए नहीं आए हैं, लॉन्गहू ने जवाब दिया। उद्देश्य मत भूलना, हम यहाँ रेनबो फीनिक्स का पता लगाने आए हैं। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हमें इसे खोजने में मदद कर सके। मुझे पता है, बाइहू यांग ने आंखें घुमाते हुए कहा। उसने आसपास का माहौल भी देखना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में बाइहू यांग दूरबीन के पास गया और उसमें से देखने लगा। हालांकि वह दाईं ओर के तारों की ओर जाने के बजाय बाईं ओर के तारों की ओर चला गया, क्योंकि दूरबीन चौथे तारे पर टिकी हुई थी। ईश्वरीय सितारे निश्चित रूप से राजसी दिखते हैं, उसने अपनी आंखें हटाते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा, मुझे यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है जिससे हमें रेनबो फीनिक्स को खोजने में मदद मिल सके। यहाँ कई कलाकृतियाँ हैं, लेकिन हम उन्हें छू भी नहीं सकते। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये यात्रा पूरी तरह से बेकार थी। शायद, लॉन्गहू ने कहा। वह जाने के लिए मुड़ा। हमें जो जवाब चाहिए वो यहाँ नहीं है, कम से कम इस कमरे में तो नहीं। वो कमरे से बाहर निकल गया और ये देखने लगा कि क्या कोई अन्य स्थान है। जल्द ही बाइहू यांग भी जाने लगा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा, उसने जू चांद को दूर से आते देखा। तुम देर से आए हो युवा, पार्टी पहले ही खत्म हो चुकी है, यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन बस याद रखना, सबके हित में किसी भी कलाकृति को उसके स्थान से मत हटाना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी गलती के कारण हमें सील कर दिया जाए। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? जू चांग ने उलझन में पूछा। अंदर रखी पत्थर की पट्टिका को पढ़ो, बाइहू यांग ने जाने से पहले जवाब दिया। जू चांग अंदर कदम रखते ही उलझन में लग रहा था। हालांकि वो वहां दक्ष को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। तुम पहले से ही यहाँ हो? उसने आश्चर्य से पूछा। क्या तुमने जो पोर्टल चुना था वह तुम्हें यही लाया है? कुछ ऐसा ही, दक्ष मुस्कुराया। मुझे लंबा रास्ता तय करना पड़ा। जू चांग ने आह भरी। वो कमरे में दिखाई देने वाली एकमात्र पत्थर की पट्टिका की ओर चला गया। तो तुम्हारे और बाइहू यांग के अलावा यहाँ और कौन आया था? क्या लॉन्गहू अभी भी यहाँ नहीं है? जू चांग ने पूछा। वो दूसरे आदमी से बहुत पहले चला गया, दक्ष ने जवाब दिया। उन दोनों के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और यहाँ आया है। जैसे ही दक्ष ने बोलना समाप्त किया, एक और व्यक्ति कमरे में आया। बाइगू, ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पहुँचने वाले 5वें व्यक्ति हो। इसका मतलब ये होगा कि युई लिंग अंतिम होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कब आया, बाइगू ने कहा। ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि आपको यहाँ कोई महत्वपूर्ण चीज मिली या नहीं। कोई सुराग? जू चांग ने दक्ष की ओर देखा। क्या किसी को कुछ मिला? दक्ष ने अपना सिर हिलाया। किसी को कुछ नहीं मिला। यहाँ केवल कलाकृतियां हैं और कोई भी उन्हें नहीं ले जा सकता, अन्यथा हम सभी को सील कर दिया जाएगा। उसने पत्थर की पट्टिका की ओर इशारा किया। बाइगू ने पत्थर की पट्टिका भी पढ़ी। मुझे लगता है कि हमें युई लिंग को ये बताने के लिए यहीं रुकना चाहिए, उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। वो बहुत अधीर है, वो जल्दबाजी में कुछ उठा सकती है। मैं यहीं रह सकता हूँ। तुम दोनों दूसरों के पास जाने के लिए निकल सकते हो। उन्हें यहाँ कुछ नहीं मिला, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें उनके पीछे रहना चाहिए। क्या तुम्हें यकीन है? मुझे नहीं लगता कि युई लिंग तुम्हारी बात सुनेगी। वह तुम्हें अकेला पाकर तुम पर हमला भी कर सकती है। जू चांग ने भौहें सिकोड़ी। उसका हमला मुझे क्या नुकसान पहुंचा सकता है? दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं भागने में सबसे अच्छा हूँ। आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें पत्थर की पट्टिका तक ले जाऊंगा और चला जाऊंगा। मेरी चिंता मत करो। मैं जब चाहूँ इस मंदिर को छोड़ सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि हमें उसकी बात सुननी चाहिए। अगर वो कहता है कि वो सुरक्षित रहेगा, तो हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। वो मूर्ख बनकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा। बाइगू ने अपने दोस्त के कंधे पर थपथपाते हुए कहा।
जुन कहाँ है? जू चांग ने पूछा। वो मेरी आंतरिक दुनिया में सुरक्षित है और मेरे पास उसका पुनरुद्धार ताबीज है। आपको मेरे बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, दक्ष ने उत्तर दिया। ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर भरोसा करके तुम्हें यहीं छोड़ देता हूँ, लेकिन कोई जोखिम मत लेना। बस उसे टैबलेट के बारे में बता देना और चले जाना। समझ गया, दक्ष ने जू चांग के कंधे को थपथपाते हुए कहा। अब तुम दोनों चले जाओ, नहीं तो तुम बाकी लोगों से बहुत पीछे रह जाओगे। जू चांग और बाईगू चले गए। सबके चले जाने के बाद दक्ष पीछे रह गया। उसने राहत की सांस ली। हर कोई रेनबो फीनिक्स के ठिकाने का पता लगाने के बहुत करीब था, लेकिन सौभाग्य से उनमें से किसी ने भी उसे नहीं देखा। अब उसे केवल ये सुनिश्चित करने की जरूरत थी कि यूई लिंग ने भी उसे नहीं देखा। ये बहुत अच्छा होता यदि मैं दूरबीन को अपने स्टोरेज रिंग में रख पाता, लेकिन मैं किसी भी चीज को उसके स्थान से हिला नहीं सकता। ये बहुत बुरा है, उन्होंने निराशा में आह भरते हुए कहा। वह यूई लिंग के आने की प्रतीक्षा में इधर उधर घूमने लगा, लेकिन 20 मिनट से अधिक समय बीत गया और वो अभी भी नहीं आए। उसका इंतजार करते करते थक जाने पर उसने कमरे से बाहर जाने का निर्णय किया, ताकि वह देख सके कि क्या वो उसे दालान में कहीं ढूंढ सकती है, लेकिन वो कमरे से बहुत दूर नहीं गया। वो वहां है। अंततः वो आ ही गई। उसने यूई लिंग को सीढ़ियों से ऊपर आते हुए देखकर आश्चर्य से कहा। वो एक बार फिर कलाकृतियों के कमरे में घुस गया और दीवार के सहारे खड़ा हो गया। अंततः यूई लिंग कमरे के अंदर आ गया। तुम यहाँ पहली बार कैसे आए? उसने दक्ष को वहां पाकर पूछा। पहला, यह निश्चित रूप से सच है, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। आप यहाँ आने वाले दूसरे व्यक्ति नहीं हैं। आप वास्तव में अंतिम व्यक्ति हैं। बाकी सभी लोग पहले ही चले गए हैं। मैं आपको पत्थर की पट्टिका के बारे में बताने के लिए यहाँ रह गया था, और ये तथ्य कि आप यहाँ कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं या यहाँ सभी को सील कर दिया जाएगा। दक्ष ने पत्थर की पट्टिका की ओर इशारा करते हुए कहा। यूई लिंग ने दक्ष को ऐसे देखा जैसे वह किसी बेवकूफ को देख रही हो। उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई, जो दक्ष को अजीब लगी। ये खबर सुनकर वह इतनी खुश क्यों थी? क्या वह इस बात से खुश थी कि इसकी वजह से कोई भी यहाँ से कोई खजाना नहीं ले जा सका? यह मूर्ख, जैसा कि अपेक्षित था, वो नहीं जानता, यूई लिंग ने सोचा। मैं नियम समझ गई हूँ, अब आप जा सकते हैं, उसने दक्ष से कहा। जो भी हो, दक्ष पलटा और चला गया। यूई लिंग ने दक्ष को जाते हुए देखा, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह चला जाए। दक्ष के जाने के बाद ही उसने राहत की सांस ली। जैसा कि अपेक्षित था, इन मूर्खों को मंदिर खोलने का लाभ नहीं पता। वे कितने निराश हैं, लेकिन यह अच्छा है, वे कोई खजाना नहीं ले जा सके। उन्होंने हंसते हुए कहा, काश उन्हें पता होता कि चाबियों का इस्तेमाल करने वाले 3 लोगों के लिए इस नियम में अपवाद है। उसे नहीं पता था कि दक्ष चला गया था, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। चूंकि उसे शक था, इसलिए वह अपने शैडो ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके वापस आ गया था। वो अभी भी कमरे के अंदर था, उसकी हर बात सुन रहा था। उसकी बातें सुनकर उसे आखिरकार समझ में आ गया कि लड़की इतनी परेशान क्यों थी कि दक्ष ने चाबी ले ली थी, और वह किसी को क्यों नहीं बता सकती थी कि चाबी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। उसे खुशी थी कि उसने चाबी अपने हाथ में रख ली थी। ये सब उस बेवकूफ की वजह से हुआ जिसने मेरी चाबी चुराई। मैं ये खजाने नहीं ले सकी, लेकिन कम से कम वे एक ही नाव में सवार है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उन्हें भविष्य में ले जाऊंगी। उसने आखिरी बार सभी खजानों पर नजर डालने से पहले कहा। वह चली गई। इस बार दक्ष ने मुस्कुराते हुए उसे जाते हुए देखा। तो मैं नियम का अपवाद हूँ। मुझे लगता है कि मुझे इस रहस्य को सुलझाने में मदद करने के लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वो अभी भी उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसे यकीन था कि वह सच कह रही थी। एक व्यक्ति दूसरों से झूठ बोल सकता है, लेकिन वह खुद से इतना झूठ नहीं बोल सकता, कम से कम इतने उच्च क्षमता वाले लोग तो नहीं। उसने ये देखने के लिए कि क्या ये वास्तव में मंदिर को सील करने जा रहा है, खजाना ले जाने का जोखिम उठाने का फैसला किया। और सबसे पहली चीज जो उसने ली वह कोई और नहीं बल्कि दूरबीन थी।
जो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, क्योंकि यह इंद्रधनुषी फीनिक्स का ठिकाना दिखाने में सक्षम थी। उन्होंने दूरबीन को अपने भंडारण रिंग में रख दिया और स्थिर खड़े होकर ये देखने का इंतजार करने लगे कि क्या अंतरिक्ष या मंदिर में कोई परिवर्तन हुआ है। सौभाग्यवश वहां कुछ नहीं था, तो वो सचमुच सच कह रही थी। इससे चीजें आसान हो जाती है। वो उस शीशी के पास गया जिसमें खून की एक बूंद थी और उसे अपने स्टोरेज रिंग में रख लिया। फिर दूसरे खजानों में चला गया। कुछ ही मिनटों में उसने पूरा कमरा लूट लिया और उसे पूरी तरह से खाली छोड़ दिया। बात खत्म करने के बाद वह जाने के लिए मुड़ा तो उसने देखा कि युई लिंग चेहरे पर मुस्कुराहट लिए दरवाजे पर खड़ी थी। तुम यहाँ आ चुके हो, दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। तो तुम्हें मेरे बारे में पता था? क्या मुझे पता था कि तुम यहाँ हो? युई लिंग ने पूछा, मानो वो खुश हो। क्या तुम सोचती हो कि मैं बेवकूफ हूँ जो खुद से जोर से बात करूंगी? तुमने अच्छी तरह छुपाया, लेकिन मुझे तुम्हारी उपस्थिति के बारे में पता था। तो तुमने जानबूझकर यह जानकारी लीक की ताकि मैं खजाने ले जाऊं, क्योंकि तुम उन्हें नहीं ले सकते, दक्ष ने एक शिक्षित अनुमान लगाते हुए कहा। इसके बाद क्या तुम मुझे मार दोगे और खजाने ले जाओगे? नहीं, मैं तुम्हें मारकर उन्हें नहीं ले जाऊंगी। इसके बजाय मैं उन्हें ले जाऊंगी और फिर तुम्हें मार डालूंगी। तुमने मेरी चाबी चुरा ली और मुझसे अवसर छीन लिया, लेकिन तुम मूर्ख हो अगर तुमने सोचा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, युई ने जवाब दिया। वास्तव में मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। तुमने चाबी जू चांद को देने के बजाय उसका इस्तेमाल किया और यहाँ अकेले रुके ताकि मैं तुम्हें ढूंढ सकूं। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। खैर, मैं हमेशा से अच्छा रहा हूँ, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। अब एक अच्छा लड़का बनो और अपनी अंगूठी मुझे दे दो अगर तुम पहले मरना नहीं चाहते हो। तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे अगर मैं तुम्हें अंगूठी दे दूं तो तुम मुझे मार नहीं दोगे। दक्ष जोर से हंसा। वैसे भी मैं सीधे क्यों न चला जाऊं? ऐसा नहीं है कि तुम मुझे रोक सको। आगे बढ़ो और जाने की कोशिश करो, युई लिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर तुम कर सको तो। उसने जमीन पर अपने पैर पटक पटक कर अपने पीछे वाले कमरे के प्रवेश द्वार पर अवरोध उत्पन्न कर दिया। दीवार के चारों ओर भी यही अवरोध दिखाई दिया, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि अचानक सब कुछ बर्फ में जम गया है। क्या तुमने अभी अभी हमारे आसपास की जगह को सील किया है? दक्ष ने पूछा। बहुत बदकिस्मत। हाँ, अब तुम्हें चिंता होने लगी है। अपनी अंगूठी मुझे दे दो और मैं तुम्हें जल्दी मौत दे सकता हूँ। ये तुम्हारे लिए इतना अशुभ नहीं होगा। दक्ष ने पीछे मुड़ते हुए आह भरी। जब मैंने बदकिस्मत कहा तो मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा था, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा था, उसने आकाश की ओर देखते हुए आगे कहा। अगर तुमने मुझे खजाने लेते नहीं देखा होता तो मैं तुम्हें जीवित रहने देता, लेकिन अब जब तुमने मुझे देख लिया है तो अगर तुम मुझसे खजाने नहीं ले सकते तो तुम इस बारे में हर किसी को बता दोगे। इसलिए जैसे तुम मुझे जीवित नहीं रहने दे सकते, वैसे ही मैं भी तुम्हें जीवित नहीं रहने दे सकता। फिर भी मुझे प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए। इससे हमें कुछ गोपनीयता मिलेगी। उसने जमीन पर अपने पैर पटकते हुए उनके आसपास एक अलग अवरोध उत्पन्न कर दिया, जिससे जमी हुई बाधा में बदलाव आ गया और युई लिंग के लिए भी अवरोध का मार्ग मजबूत हो गया तथा ये सुनिश्चित हो गया कि वह भी वहां से निकल न सके। बस एहतियात के तौर पर मुझे उम्मीद है कि आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। तुम वाकई घमंडी हो, युई लिंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा अभिनय मुझे डराने के लिए काफी होगा? किसने कहा कि मैं तुम्हें डराना चाहता था? दक्ष ने जवाब दिया। लेकिन मैं निश्चित रूप से एक ईश्वरीय जानवर वारिस के खिलाफ अपनी ताकत का परीक्षण करना चाहता था। चूंकि तुम जू चांद से हार गए थे, इसलिए तुम शायद सबसे अच्छे प्रतिद्वंद्वी न हो, लेकिन फिर भी ये दिलचस्प हो सकता है। जैसे ही दक्ष बोल रहा था, उसकी गहरी आंखें और भी गहरी हो गई, क्योंकि उसके पीछे एक काली छाया दिखाई दी जो उसके आकार से दोगुनी थी। वह क्या है? युई लिंग ने चौंक कर पूछा। वो दक्ष से आती किसी भी ताकत को महसूस नहीं कर सकती थी, लेकिन वह निश्चित रूप से उसके पीछे की छाया में ताकत महसूस कर सकती थी और वह उससे ज्यादा कमजोर नहीं दिख रही थी। काली छाया की आभा वास्तव में शक्तिशाली थी। दक्ष ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया,
लगभग उन्हें अनदेखा कर दिया। वो अपने भंडारण रिंग से समय की तलवार बाहर ले आया। कोई बात नहीं, मैं आज तुम्हें मार डालूंगी। युई लिंग ने अपने पैरों से जमीन पर 2 बार थपथपाया। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, जमीन से एक सफेद धुंध निकली और सीधे दक्ष की ओर बढ़ी। दक्ष ने अपना बायां पैर पीछे की ओर बढ़ाया और एक पैर आगे बढ़ाया। उसने समय की शपथ को आसमान में ऊंचा उठाया और फिर पूरी ताकत से उसे नीचे गिराया और तलवार को समूह में घुसा दिया। बूम! जैसे ही समय की तलवार समूह में घुसाई गई, जमीन पर बनी दरार से अंधेरे की एक दीवार बाहर आ गई, जिसने उसके चारों ओर एक छाया की दीवार बना दी। बर्फ चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो अंधेरे की दीवार को नष्ट नहीं कर सकती थी। इसके बजाय उसने बस दक्ष के चारों ओर की दीवार को जमा दिया और उसे बर्फ के एक टुकड़े के अंदर बंद कर दिया। खोल में छिप जाओ, देखते हैं तुम कितनी देर तक टिक पाते हो, युई लिंग ने कहा और उस बर्फ के टुकड़े की ओर बढ़ने लगी जिसके अंदर दक्ष फंसा हुआ था। उसने अपना दाहिना हाथ अपनी छाती पर रखा। उसका पूरा शरीर सफेद रोशनी में चमकने लगा। उसके सामने एक बर्फ जैसा सफेद भाला आकार लेने लगा। तुम्हारी तलवार एक अच्छा हथियार है। ये तुम्हें कोकून में बंद कर सकती है, लेकिन ये भी तुम्हें मेरे आत्मा के हथियार से बचाने आई है। वो आसमान में ऊंची उड़ान भरते हुए बर्फ के ब्लॉक के ऊपर उतरी। अपने भाले को मजबूती से पकड़ते हुए उसने उसे बर्फ के टुकड़े पर मारा और उसमें घोंप दिया। जमे हुए भाले युई लिंग का आत्मा हथियार था, जो बहुत उच्च श्रेणी का था। यह आसानी से बर्फ के ब्लॉक को चीरता हुआ निकल जाता था, जैसे सुई पनीर के ब्लॉक को चीरती है। न केवल बर्फ के ब्लॉक को, बल्कि यह छाया की दीवार को भी चीरता हुआ जमीन को छूता हुआ निकल जाता था। युई लिंग ने भाला निकाला और एक अलग जगह चुनकर फिर से वार किया। वो बार बार वार करती रही, दक्ष को मारने की कोशिश करती रही। हालांकि चाहे उसने कितनी भी बार चाकू घोंपा हो, उसने दक्ष की कोई चीख नहीं सुनी, जिसका अर्थ था कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। अगर वो जमे हुए भाले से भी छू जाता तो वह दर्द से चीख उठता, क्योंकि उसकी सारी नसें जम जाने वाली थी। इसलिए युई लिंग स्तब्ध रह गया। दक्ष इस छोटे से ब्लॉक के अंदर थी, फिर भी वह उसे छू नहीं पाई थी। चलो चूहे, टालना बंद करो, वो हताशा में चिल्लाए। बाएं कोने में जाकर देखो, हो सकता है कि वह वहां छिपा हो। युई लिंग के पीछे से एक आवाज आए। उसने अवचेतन रूप से सिर हिलाया और ब्लॉक के बाएं कोने पर चाकू मारा। तभी उसे समझ में आया कि क्या हुआ था। जैसे ही उसने भाला निकाला, उसकी आंखें चौड़ी हो गई और वह पीछे मुड़ी। हालांकि उसने केवल एक ही चीज देखी, वह थी एक जंग लगी तलवार जो उसकी ओर आ रही थी। उसे प्रतिक्रिया देने के लिए 1 सेकंड भी नहीं मिला, इससे पहले कि उसका सिर उसके शरीर से उड़ जाता। तुम लोगों के साथ यही बात है, तुम हमेशा दूसरों को कम आंकते हो। ये कष्टप्रद है लेकिन निश्चित रूप से फायदेमंद है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, बर्फ के टुकड़े पर उतरते हुए जो आइस फीनिक्स के खून से सना हुआ था। चलो, मुझे मत बताओ कि तुम्हारे पास रिवाइवल तावीज नहीं है, दक्ष ने पूछा बिना आराम किए। इसके बजाय उसने किसी भी रिवाइवल तावीज को खोजने के लिए आइस फीनिक्स की पोशाक की जांच शुरू कर दी। उसे पूरा यकीन था कि यहाँ आने वाले वारिस के पास कम से कम 10 तावीज होंगे। उसे पूरा यकीन था कि वह जल्द ही ठीक हो जाएगी और होश में आ जाएगी। दुर्भाग्य से उसने बहुत खोजबीन की, लेकिन उसे कोई ताबीज नहीं मिला। इसके अलावा वह ठीक भी नहीं हुई। मुझे मत बताओ कि उसके पास वास्तव में कोई ताबीज नहीं था, दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। क्या मैं खुद को भाग्यशाली मानूं या उसे बदकिस्मत? फिर से इन बेवकूफों के लिए यह सिर्फ एक अन्वेषण मिशन था। शायद उसे वास्तव में एक लाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। वह बहुत बेवकूफ है। उसने महिला के शरीर को अपने स्टोरेज रिंग में रखा और ब्लॉक से नीचे कूद गया। वह खुश था कि लड़ाई बिना किसी शोर शराबे के खत्म हो गई, लेकिन साथ ही वो दुखी भी था कि यह इतनी जल्दी खत्म हो गई। उसे एक ईश्वरीय जानवर वारिस के खिलाफ लड़ाई का आनंद भी नहीं मिला। उसने बर्फ के टुकड़े पर लगे खून को देखा। अगर वो फीनिक्स होती तो बहुत बढ़िया होता। इस सारे खून का इस्तेमाल किया जा सकता था। फिर अगर वो फीनिक्स होती तो वह बिना किसी ताबीज की जरूरत के राख से वापस आ जाती।
उन्होंने बर्फ के टुकड़े को भी अपने पास रख लिया, क्योंकि उनका इरादा यहाँ जो कुछ हुआ था उसके बारे में कोई सबूत छोड़ने का नहीं था। काम खत्म करने के बाद उसने कमरे की सारी बर्फ भी नष्ट कर दी, जिससे यूई लिंग के यहाँ आने के सारे सबूत भी मिट गए। कमरा साफ करने के बाद उसने आखिरी बार अपने चारों ओर देखा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो कुछ भी भूल तो नहीं गया है। वो कमरे से बाहर निकल गया और उस दिशा में चलने लगा जिस ओर अन्य लोग गए थे, तथा उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। उसके पीछे जो परछाई दिखी थी वो फिर से गायब हो गई। उसे परछाई का एहसास भी नहीं हुआ, हालांकि अब उसकी आंखें और भी गहरी हो गई थी। हालांकि उसे देखने वाला कोई नहीं था। दक्ष लंबे गलियारे में आगे बढ़ता हुआ आसपास के वातावरण का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करता हुआ यदि संभव हो तो कोई सुराग ढूंढने लगा। उसके पास पहले से ही रेनबो फीनिक्स का स्थान था, लेकिन वह अभी भी लिटिल स्नो की उत्पत्ति के बारे में जानना चाहता था। छोटा लड़का यहीं रहता था और निश्चित रूप से यहाँ ऐसी चीजें होंगी जो उसे लिटिल स्नो के बारे में अधिक समझने में मदद करेगी और छोटे लड़के को अपनी कुछ ताकत वापस पाने में मदद करेगी। अब तक उसे लिटिल स्नो से जुड़ी सिर्फ एक चीज मिली है, जो पहले कमरे में पंजे का निशान था। इसके अलावा उसे जो भी भौतिक चीजें मिली वे सब रेनबो फीनिक्स की थी, जैसे पंख और ऐसी ही दूसरी चीजें। चलते समय उसने एक बार अपने भीतर की दुनिया की जांच करने का निर्णय लिया, ताकि पता चल सके कि क्या अब तक जून उठ चुका है। जैसे ही उसने अपनी आंतरिक दुनिया के अंदर देखा, उसे जून दिखाई दी। वह जाग रही थी और वह सांप सम्राट पर चिल्ला रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी कारण से उन दोनों के बीच तालमेल नहीं बैठ रहा था। अभी भी जून को सुरक्षित पाते हुए दक्ष ने संतोष में सिर हिलाया। वो कसोन और सांप सम्राट को बाहर लाया। क्या आप कृपया बात करना बंद कर सकते हैं? आपकी बकवास से मेरा सिरदर्द बढ़ रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता है कि मेरी मधुर आवाज सुनने के लिए कितने लोग मरते हैं? कुछ तो इस सम्राट की आवाज सुनने के लिए अपनी पूरी जिंदगी मेरी सेवा करने की पेशकश करते हैं और तुम इसे बुरा कहते हो? तुम्हें पता है, मुझे लगता है कि तुम मेरी स्वर्गीय आवाज से ईर्ष्या कर रहे हो। ये ठीक है, तुम पहले नहीं होगे। जून और स्नैक मोनाक एक दूसरे से बातें करते रहे। उन्हें इस बात का पता नहीं था कि अब वे किसी दूसरी जगह पर हैं। क्या तुम दोनों का काम खत्म हो गया? दक्ष ने बहस रोकते हुए शांति से पूछा। हम। स्नैक मोनाक ने चारों ओर देखा। आखिरकार तुमने मोनाक को बाहर निकाल ही दिया। मैं आखिरकार फिर से ताजी हवा में सांस ले सकता हूँ। तुम जहाँ थे वहाँ की हवा भी ताजा थी। बड़ा चढ़ाकर बात मत करो, दक्ष ने आंखें घुमाते हुए कहा। हम कहाँ हैं? जुन ने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा। अभी भी मूल मंदिर में है? हाँ, हम सबसे ऊपरी मंजिल पर है, दक्ष ने जवाब दिया। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या मारक दवा काम कर गई? मुझे लगता है कि यह कारगर रहा। मैं अब बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। वैसे क्या आपने अन्य पौधे भी ले लिए हैं? फूल वाले को सुरक्षित रखें। मुझे नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन यह मनुष्यों के लिए जहरीला है। ये कुछ जानवरों के लिए भी जहरीला हो सकता है। अगर आप ऐसी योजना बना रहे हैं तो आपको सामग्री वाले पौधे बेचने से पहले कुछ मारक तैयार करने की आवश्यकता हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि मैं इसे जल्द ही बेच पाऊंगा, दक्ष ने जवाब दिया। हमारे पास अभी भी बहुत समय है। खैर, मुझे रेनबो फीनिक्स का ठिकाना मिल गया। तुमने बताया? कहाँ? मैंने तुम्हें अभी तक स्पिरिट फ्रूट्स के बगीचे के बारे में नहीं बताया। ये किसी बगीचे में नहीं है, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। हम पहले ही गलत थे कि यह वहाँ है। तो फिर वो कहाँ है? जुन ने पूछा। यह ऐसी जगह है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी, और मेरा मानना है कि हमारे लिए वहाँ पहुँचना असंभव है। कहाँ? यह मैं कह सकता हूँ। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा जब हम अन्य ईश्वरीय पशु उत्तराधिकारियों के साथ इस स्थान पर नहीं होंगे। जुन ने सिर हिलाया। क्या तुम मुझे कम से कम कोई सुराग तो दे सकते हो? दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। मैं नहीं कर सकता। लेकिन बोलते समय उन्होंने आकाश की ओर इशारा करते हुए अपना हाथ उठाया। जुन ने ऊपर देखा, लेकिन उसे सिर्फ छत दिखी। वो उसका मतलब नहीं समझ पाए।
क्या मैं पूछूं कि तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? हम किसे ढूंढ रहे हैं? स्नैक मोनाक ने भी बीच में बोलते हुए पूछा। मैं शायद मदद कर सकूं। और हम कहाँ हैं? इस जगह के बारे में कुछ ऐसा है जो मुझे अजीब महसूस करा रहा है। ऐसा लगता है जैसे यह मुझे दबा रहा है। ये जगह ही इस सब का उद्गम स्थल है, दक्ष ने उत्तर दिया और आगे चलने लगा। जुन और स्नैक मोनाक उसके पीछे चल दिए। यहीं से ये सब शुरू हुआ। यही वो स्थान है जहां पहले 2 जानवर बनाए गए और उनके वंश से ही सभी अन्य जानवर आए। तो दूसरे शब्दों में यह आपके पूर्वजों का घर है। ये जर्जर जगह, अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं अपने नौकरों को भी यह जर्जर जगह दिलवा देता। यहाँ रहना तो दूर की बात है। मैं बस इतना ही कहूंगा कि उनका जीवन स्तर अच्छा नहीं था, सांप सम्राट ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। अगर तुम पैतृक जानवर होते तो दुनिया बहुत पहले ही नष्ट हो गई होती, दक्ष ने जवाब दिया। वैसे भी ये लिटिल स्नो का घर है। हा, अच्छा मजाक है। मुझे पहले से ही पता है कि वो छोटी बिल्ली अंडे से आई है। उसका घर मेरे घर से भी छोटा था। जब बात झांसा देने की आती है तो तुम्हारे पास कोई हुनर नहीं है, सांप सम्राट ने जवाब दिया, दक्ष पर विश्वास नहीं करते हुए। यहाँ तक कि दक्ष ने भी खुद को सही ठहराने की कोशिश नहीं की। वो बस सहजता से बात कर रहा था। वो स्नैक मोनाक को ये बात नहीं बताने वाला था क्योंकि दूसरे लोग भी सुन सकते थे। जब मैं सो रहा था तो तुम्हें यहाँ और क्या मिला? जून ने पूछा। काफी सारी चीजें, दुर्भाग्य से कुछ भी ज्यादा उपयोगी नहीं था। एकमात्र उपयोगी जगह जो मुझे मिली वो खजाने वाला कमरा था। कौन सा खजाना कमरा? जून ने पूछा। वहाँ कुछ अच्छा मिला, कुछ कलाकृतियाँ, हालांकि मुझे नहीं पता कि उनमें से ज्यादातर क्या है, दक्ष ने समझाया। वो जून की ओर मुड़ा। हमारे यहाँ से चले जाने के बाद मुझे ये समझने में तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ सकती है कि वे कलाकृतियाँ क्या है। हम कितने लोगों की बात कर रहे हैं? जुन ने पूछा। लगभग 20, दक्ष ने जवाब दिया। चूंकि वे यहाँ थे, मुझे यकीन है कि वे उच्चतम श्रेणी के खजानों से ज्यादा कमजोर नहीं होंगे, लेकिन मुझे संदेह है कि क्या उनका उपयोग मनुष्यों द्वारा किया जा सकता है। अगर वे कर सकते हैं तो यह अविश्वसनीय होगा। ये सच है, अगर वे आत्मा के हथियार हैं, तो आप उनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, इसलिए वे आपके लिए बेकार होंगे और उनके आत्मा के हथियार होने की संभावना बहुत ज्यादा है। जुन ने दक्ष से सहमति जताई। ये जानवरों का घर था, इसलिए इस बात की पूरी संभावना थी कि ये हथियार मनुष्यों के लिए उपयुक्त न हो, लेकिन फिर भी कुछ उम्मीद तो थी। बातचीत में मग्न वे गलियारे के अंत में पहुंचे तो उनके सामने एक बड़ा सा दरवाजा था जो खुला हुआ लग रहा था। ये थोड़ा खुला भी था, जिससे दक्ष को ऐसा महसूस हुआ जैसे अन्य लोग भी इस जगह से गुजरे हैं। दरवाजे पर कुछ शब्द लिखे हुए थे और साथ ही कुछ अजीबोगरीब नक्काशी भी थी। फिर भी जुन अब भी उन शब्दों को नहीं पढ़ पा रही थी। दक्ष ने दरवाजा खोला और जून और सांप सम्राट के साथ अंदर कदम रखा। कमरे में घुसते ही उन्होंने खुद को एक विशाल कमरे में पाया जो करीब 1000 फीट लंबा था। इसके अलावा कमरे के अंदर 5 मूर्तियां थीं। कमरे के हर कोने में एक मूर्ति थी, जबकि 5वीं मूर्ति कमरे के बीच में थी। सभी मूर्तियां बहुत बड़ी थीं। उनमें से हर एक सैकड़ों फीट ऊंची थी, जो पूरी तरह से पत्थर से बनी थी। इसके अलावा मूर्तियां ऐसे जानवरों की थीं जिन्हें दक्ष ने पहले कभी नहीं देखा था। ये जानवर कौन है? उसने जुन से पूछा। यह मूल जानवरों का घर है, लेकिन मूर्ति रेनबो फीनिक्स या लिटिल स्नो की मूर्ति जैसी नहीं दिखती। इन्हें किसने बनाया? वो बाएं कोने में सबसे नजदीकी मूर्ति के पास गया। मूर्ति एक लंबे तेंदुए की थी जिसके 2 सिर और बाज जैसे पंख थे। पत्थर के पंख खूबसूरती से खुले हुए थे। मूर्ति पर कोई निशान नहीं था या कोई स्पष्टीकरण नहीं था कि यह क्या है। ये पत्थर से बनी किसी भी सामान्य मूर्ति की तरह थी, जिसे सजावट के लिए दालान में रखा गया था। क्या मूल जानवर इस तरह की सजावट की सराहना करते थे? दक्ष ने जून से पूछा। मुझे नहीं पता, पैतृक जानवरों के बारे में ज्यादातर जानकारी अज्ञात है, जून ने जवाब दिया। लेकिन ये बहुत संभव है कि ऐसा ही हो, लेकिन मुझे लगता है कि यह कुछ और है। ये सिर्फ बेतरतीब नक्काशी नहीं है। तो फिर वे क्या हो सकते हैं? दक्ष ने पूछा।
दूसरी तरफ स्नैक मोनाक दूसरे जानवर को देखने में ज्यादा मशगूल था, जो एक सींग वाला सांप था, जो खुद स्नैक मोनाक से भी ज्यादा बड़ा था। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। तुम आधे बुरे तो नहीं हो, लेकिन मेरे जितने सुंदर भी नहीं हो, स्नैक मोनाक ने गर्व से टिप्पणी की। हालांकि तुम्हें बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम मोटे हो। मैं तुम्हारी चर्बी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा, लेकिन ये तुम्हारे चेहरे के बारे में ज्यादा है। बस इसमें कुछ ऐसा है जो वाकई बदसूरत है। फिर भी अगर मेरी मूर्ति यहाँ होती तो बहुत अच्छा होता। जब मैं अपना महल बनाऊंगा तो मूर्तियों को इतना बदसूरत नहीं बनाऊंगा, उसने आंखें घुमाते हुए कहा। वह अपनी उत्सुकता भरी टिप्पणी से थककर वापस दक्ष के पास गया। जैसे ही वह पलटा, उसने ध्यान नहीं दिया कि सांप की मूर्ति की आंखें धीरे धीरे खुल गईं। रेनबो फीनिक्स बहुत शक्तिशाली था। इसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। इसके अलावा ये 30 तरह की लपटों को नियंत्रित कर सकता था, सभी अलग अलग फायदों के साथ। प्राचीन असंख्य जानवर के पास वह क्षमता नहीं थी। इसके बजाय इसकी विशेषता कुछ और थी। मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि यह क्या था। परिवर्तन, दक्ष ने कहा। बिल्कुल, प्राचीन असंख्य जानवर अपनी क्षमताओं को प्रभावी ढंग से बदलने के लिए अपने रूप और शरीर को बदलने में सक्षम था। उस समय कोई अन्य जानवर नहीं थे, इसलिए सब कुछ असंख्य जानवरों की कल्पना पर निर्भर करता था कि वह क्या बदलना चाहता है। अगर मैं अनुमान लगाऊं तो ये 5 रूप थे जिनमें ये परिवर्तित हुआ। कम से कम ये इसके कुछ रूप थे, जुन ने कहा। चूंकि इन 5 को प्रतिमाओं में बदल दिया गया था, इसलिए ये या तो इसके सबसे पसंदीदा रूप थे या फिर एक प्रयोग था जब यह नए रूप बनाने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारा मतलब है कि उसने निरीक्षण करने के लिए मूर्तियां बनाई और फिर निर्णय लिया कि उसे रूपांतरित करना है या नहीं? दक्ष ने पूछा। कम से कम यह एक संभावना तो है, जुन ने जवाब दिया। वैसे भी मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा हूँ कि मुझे क्या संभव लगता है। हो सकता है कि दोनों धारणाएं गलत हों और ये पूरी तरह से कुछ और हों। अरे, इन मूर्तियों पर अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? इनमें से कोई भी अच्छी नहीं है, स्नैक मोनाक ने कहा। हम इनसे 1000 गुना बेहतर बना सकते हैं। यहाँ समय बर्बाद करने के बजाय हमें आगे बढ़ना चाहिए। पहली बार मैं सांप सम्राट से सहमत हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन मूर्तियों को किसने बनाया है। अंत में वे सिर्फ मूर्तियां ही हैं, जुन ने सिर हिलाते हुए कहा। हमें आगे बढ़ना चाहिए। आगे और भी दिलचस्प चीजें हो सकती हैं, उसने आगे कहा। तुम सही हो। छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा जिज्ञासा अच्छी नहीं है, दक्ष ने सिर हिलाया। वो कमरे के दूसरे दरवाजे की ओर मुड़ा, जो कमरे के दूसरे छोर पर था। वह कमरे की ओर चला गया। जल्द ही वह कमरे के बीच में स्थित मूर्ति के पास पहुंचा, जो 2 तीखे सींगों वाले एक विशाल हाथी की तरह दिख रही थी। हाथी की पीठ पर 3 पूंछ थीं, जो जलती हुई लग रही थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या लिटिल स्नो एक दिन इन जानवरों में बदल पाएगी। वे निश्चित रूप से मजबूत दिखते हैं, दक्ष ने टिप्पणी की। वे बस मजबूत दिखते हैं। हकीकत में वे शायद एक असली जानवर के सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। आपने कहावत सुनी होगी, वे जितने बड़े होते हैं उतनी ही जोर से गिरते हैं, स्नैक मोनाक ने कहा। धमाका। जैसे ही स्नैक मोनाक ने अपनी बात खत्म की, उसने एक जोरदार आवाज सुनी। उसने पलटकर देखा तो पाया कि दरवाजा बंद हो चुका था। यह अपने आप बंद हो गया। उसने दक्ष से पूछा, जो भी उत्सुक लग रहा था। दक्ष ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता कि इसे बंद करने के लिए कोई हमारे पीछे था। चलो पहले इस जगह से निकल जाते हैं। वह आगे बढ़ता रहा, लेकिन अचानक रुक गया क्योंकि उसने जमीन में कंपन महसूस किया। उसने पीछे देखा। हाथी, जो पहले उस दरवाजे की ओर देख रहा था जहां से दक्ष अंदर आया था, अब दूसरे दरवाजे की ओर देख रहा था। क्या यह अचानक हिल गया? यहाँ तक कि स्नैक मोनाक ने भी इस बात पर ध्यान दिया है। केवल इतना ही नहीं, बाकी मूर्तियां भी स्थानांतरित हो गईं। दक्ष ने टिप्पणी की, ये देखते हुए कि अन्य सभी मूर्तियां अब अलग अलग स्थानों पर थीं। पहले वे किनारे पर थे, लेकिन अब वे कुछ मीटर आगे हैं। वे चले गए। जुन ने सहमति जताई। कुछ ठीक नहीं है। क्या वे जीवित हैं? सर्प सम्राट ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा।
दक्ष ने सभी मूर्तियों को ध्यान से देखा। अब जब वह देख रहा था तो कोई भी मूर्ति हिल नहीं रही थी, लेकिन उसने फिर से जमीन को हिलते हुए महसूस किया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसके पीछे की 2 अन्य मूर्तियां भी आगे बढ़ गई थीं। मुझे लगता है कि उन्हें नष्ट कर देना ही बेहतर है, वे सही नहीं लगते। उसने एक बार फिर अपनी समय की तलवार निकाली, मूर्तियों को नष्ट करने के लिए तैयार। उनके बारे में और अधिक जानने के बजाय उन्हें नष्ट करना बेहतर विकल्प लगा, क्योंकि वे उसे अच्छा महसूस नहीं करा रहे थे। उसे विश्वास नहीं था कि ये मूर्तियां उसकी मदद कर सकती हैं। उसे बस इतना पता था कि मूर्तियां उसे खत्म कर सकती हैं। मुझे लगता है कि जब हम उन्हें नहीं देख रहे होते हैं तो वे चलते हैं। जून, तुम पीछे वाले 2 को देखते रहो, मैं पहले अपने सामने वाले 3 को नष्ट कर दूंगा। वो पहले से ही दूसरी मूर्ति के करीब खड़ा था और उसने उसे ही पहला लक्ष्य चुना। विशाल हाथी की मूर्ति दक्ष के सामने थी, लेकिन वो हिल नहीं रही थी। दक्ष उड़कर हाथी की पीठ पर जा गिरा। उसने तलवार की तीखी नोक हाथी की गर्दन पर तान दी। ध्यान रहे, दक्ष ने मूर्ति को नष्ट करने के लिए तलवार नीचे लाई, लेकिन सर्प सम्राट की चीख सुनकर वह रुक गया। हटो, सांप सम्राट चिल्लाया। सर्प सम्राट पर संदेह किए बिना दक्ष ने वापस टेलीपोर्ट किया और बड़ी मुश्किल से उन दर्जनों जहरीली सुइयों से बचता हुआ जो अन्यथा उसे चुभ जाती। सभी सुइयां दीवार से टकराईं, लेकिन दक्ष को कोई चोट नहीं लगी। मुझे लगता है कि उन्हें रोकने के लिए उनकी ओर देखना कारगर नहीं होगा। उस सांप ने सचमुच आप पर हमला किया था, सांप सम्राट ने दक्ष से कहा, और सांप की मूर्ति से हुए हमले पर प्रकाश डाला। सींग वाले सांप की मूर्ति का मुंह खुला हुआ था, हालांकि अब वो मूर्ति की तरह स्थिर नहीं खड़ा था। वो सचमुच हाथी की मूर्ति के करीब सरकता हुआ अपने विशाल शरीर को घसीट रहा था। मैं सही था, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा, वे जीवित है। उस मामले में तो पहले हम तुम्हें ही नष्ट कर देंगे। वो पत्थर की मूर्ति के पीछे टेलीपोर्ट हो गया और हमला कर दिया, लेकिन जैसे ही वो टेलीपोर्ट हुआ, हमला होने से ठीक पहले सांप भी गायब हो गया। दूसरी ओर जहरीली सुइयां एक बार फिर पीछे से उड़ती हुई आई। दक्ष फिर से गायब हो गया, हाथी की मूर्ति के पीछे उतर गया, एक जानवर जो टेलीपोर्ट भी कर सकता है। उसने अपनी अंगूठी से अपनी आत्मा की तलवार निकाली और उसे पत्थर की तेंदुए की मूर्ति पर हमला करने के लिए उड़ा दिया, जबकि उसका ध्यान सांप पर था। हालांकि जब उसने चारों ओर देखा तो उसे सांप कहीं नहीं मिला। दक्ष ने अपने चारों ओर अपनी दिव्य इंद्रिय फैलाई, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह केवल जून और स्नैक मोनाक को ही देख पाया। उसकी दिव्य इंद्रिय ने मूर्तियों को भी नहीं पहचाना। उसके लिए पूरा कमरा खाली था। मुझे सांप का आभास नहीं हो रहा है, सावधान रहो। अगर वो अदृश्य है तो वो कहीं से भी हमला कर सकता है, दक्ष ने जून को याद दिलाया। अरे, मुझे लगता है कि तुम दोनों को वापस भेज देना ही बेहतर है। वो जून के पास वापस उड़ गया ताकि उसे उसकी आंतरिक दुनिया में वापस भेज सके। उसका चेहरा छत की ओर देख रहा था। आह, तो आप वहां हैं। जैसे ही दक्ष वापस उड़ा, उसने छत पर सांप की मूर्ति को रेंगते हुए देखा। वो जून के पास पहुंचा और उसे बोलने का मौका दिए बिना ही उसने उसे अपनी आंतरिक दुनिया में वापस भेज दिया। स्नेकी, अब तुम्हारे भी वापस जाने का समय हो गया है। रुको, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, मैं ये काम अकेले ही कर सकता हूँ, दक्ष ने जवाब दिया। उसने सर्प सम्राट को वापस भेजने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसका हाथ सर्प सम्राट को छूने वाला था, सर्प सम्राट गायब हो गया। इसके बजाय सांप की मूर्ति वहां प्रकट हुई और उसने दक्ष को काटने के लिए अपने विषदंत खोले। ये पहले से ही बहुत तेज था। इससे पहले कि दक्ष कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, पत्थर की मूर्ति के नुकीले दांत उसके हाथों में चुभ गए। उसके शरीर में बड़ी मात्रा में जहर का इंजेक्शन लगाया गया, इससे पहले कि वह वापस टेलीपोर्ट कर पाता। आह, ये सचमुच बहुत कष्टप्रद हो रहा है। अब मुझे समझ में आया कि मेरे टेलीपोर्टेशन से मेरे दुश्मनों को कितनी परेशानी हो रही होगी, दक्ष ने दूर से आते हुए कहा। सौभाग्य से मुझ पर जहर का असर नहीं हुआ। उसने अपने हाथ की ओर देखा जिस पर दांतों के निशान थे।
हालांकि उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि किसी कारण से उसका हाथ हरा होने लगा था। उसे दर्द तो नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उसके हाथ का रंग बदलता देख उसे चिंता हो रही थी। दहाड़, जैसे ही वह अपने हाथ के बारे में चिंतित हुआ, उसने एक दहाड़ने जैसी आवाज सुनी। ऐसा लगा जैसे पंख वाले तेंदुए की दूसरी मूर्ति भी सक्रिय हो रही थी। वो दक्ष की ओर बढ़ने लगा, उसे शिकार की तरह देखता हुआ। 5 मूर्तियों में से 2 ने सचमुच छिपना बंद कर दिया था। अन्य 2 बीच की ओर बढ़ती रही, जबकि दक्ष नहीं देख रहा था। केवल हाथी की मूर्ति पहले की तरह उसी स्थान पर बनी हुई थी। दक्ष ने सांप को देखा, जो हाथी की मूर्ति के बाईं ओर खड़ा था, और तेंदुए को, जो दाईं ओर खड़ा था। हालांकि वह अपने हाथ को लेकर ज्यादा चिंतित था। आखिरकार उसे अपने हाथ में दर्द महसूस होने लगा था, जिससे वो परेशान हो रहा था। वो इस समय लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि जितना अधिक वो आगे बढ़ता, ये जहर उतनी ही तेजी से आगे बढ़ता। मुझे उम्मीद नहीं है कि जहर मुझ पर असर करेगा, लेकिन फिर तुम कोई साधारण जानवर नहीं हो। तुम्हारा जहर अलग है, मैं तुम्हें वही देता हूँ। मुझे मारक दवा चाहिए, और इसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। जैसे ही दक्ष ने दोनों मूर्तियों का ध्यान भटकाया, आत्मा तलवार पीछे से तेंदुए की ओर उड़ती हुई आई। हालांकि ऐसा लग रहा था कि तेंदुए ने तलवार को भांप लिया था। उसने अपने पंख फैलाकर अपने चारों ओर एक सफेद दीवार बना ली। आत्मा की तलवार वाकई एक उच्च कोटि का खजाना थी, लेकिन फिर भी वो पंख वाले तेंदुए को नुकसान नहीं पहुंचा सकी। हालांकि दक्ष के लिए यह कोई मायने नहीं रखता था, वो बस थोड़ा सा ध्यान भटकाना चाहता था। जैसे ही तेंदुआ विचलित हुआ, वो सांप के ऊपर आ गया और हमला कर दिया। चीजें अभी भी योजना के अनुसार नहीं हुई, क्योंकि सांप फिर से गायब हो गया। ऐसा लगता था मानो सांप को घटनाओं का पहले ही आभास हो जाता था। वो हमेशा सही समय पर गायब हो जाता था, चाहे दक्ष कितनी भी तेजी से काम क्यों न करे। ये काम नहीं करेगा। मुझे लगता है कि आपको एक बेहतर योजना की आवश्यकता है। दूर से सांप सम्राट की आवाज आए। वो हाथी की मूर्ति के ऊपर आराम से बैठा हुआ युद्ध देख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सी योजना काम करेगी। उनकी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी है, दक्ष ने जवाब दिया। मैं कुछ भी करूं, उससे पहले ही वे हरकत में आ जाते हैं। इसके अलावा ये जहर मुझे धीमा भी कर रहा है। बॉक्स के बाहर सोचो। मुझे विश्वास है कि तुम ये कर सकते हो, लेकिन अगर तुम नहीं कर सकते तो बस मदद मांगो। मैं तुम्हारे लिए लड़ाई में शामिल हो जाऊंगा। मैं कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लूंगा, स्नैक मोनाक ने जवाब दिया। बॉक्स के बाहर हो, दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। चलो बॉक्स को बड़ा बनाते हैं। वे समझ जाते हैं कि मैं कब उन पर हमला कर रहा हूँ। वे शायद मेरी हत्या की मंशा को सबसे छोटी छोटी बातों में भी समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि मुझे पता है कि क्या करना है। उसने अपनी समय की तलवार वापस भेज दी और अपनी राजा की तलवार ले आया। चलो देखते हैं कि यह काम करता है या नहीं, उसने कहा। उसने अपनी राजा की तलवार को आसमान में ऊंचा उठाया और अपनी कुछ क्यूई लगाते हुए कुछ समझ से परे मंत्रोच्चार किया। उन्होंने अपनी कुछ स्थानिक ऊर्जा का भी प्रयोग किया तथा कुछ ऐसा किया जो उन्होंने पहले भी देखा था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं आजमाया था। कानून बलिदान, उन्होंने कहा। ये कुछ ऐसा था जिसका उपयोग अमर रानी के अनुचरों द्वारा किया गया था जब उन्होंने दक्ष को फंसाने की कोशिश की थी, जब उसने डार्क सैक्रिफाइस का उपयोग किया था। उस समय उसे समझ में नहीं आया कि यह कौशल क्या है और इसका उपयोग कैसे किया जाए, लेकिन स्वर्गीय क्षेत्र में 1000 साल के लंबे प्रशिक्षण में उसे यह सीखने को मिला, जिससे उसे इस कौशल का उपयोग करना सिखाया गया। उसे अपने कानून को अस्थायी रूप से त्यागना पड़ा ताकि उस तत्व को आसपास के क्षेत्र में सील कर दिया जा सके। दुश्मन ने दक्ष को टेलीपोर्ट करने में असमर्थ बनाने के लिए अपने अंतरिक्ष के कानून को क्षण भर के लिए सील कर दिया था, और अब वह भी ऐसा ही करना चाहता था। वह इस बार भागना नहीं चाहता था। इसके बजाय उसे खुद को ठीक करने के लिए सांप की तत्काल आवश्यकता थी। उसका मानना था कि सांप के टेलीपोर्टेशन को सील करने के लिए अपने टेलीपोर्ट। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। टेलीपोर्टेशन को कुछ समय के लिए सील करना उचित था।
यदि उसे जहर नहीं दिया गया होता तो वह शायद इस स्थान को छोड़ने पर विचार करता ताकि वह बेहतर योजना बना सके, लेकिन अब उसके पास समय नहीं था। उसने सफल होने के लिए राजा की तलवार का इस्तेमाल किया। कमरे में स्थानिक तत्व अव्यवस्थित होने लगा, अंततः इतना अस्थिर हो गया कि किसी के लिए भी यहाँ टेलीपोर्टेशन का उपयोग करना असंभव था। काम पूरा होने के बाद उन्होंने पोर्टल बनाकर सफलता की जांच करने की कोशिश की, लेकिन ये काम नहीं आया। ऐसा लगता है कि यह एक सफलता है, उसने आह भरी। अब हम में से कोई भी भाग नहीं सकता। इस बार वो सीधे पत्थर के सांप के पास नहीं गया। इसके बजाय उसने अपने भ्रम के नियम का इस्तेमाल करते हुए अपना भ्रम पीछे छोड़ दिया और उसका असली रूप बिना ज्यादा शोर मचाए सांप के पास चला गया। सांप ने एक बार फिर जहरीली सुइयों से दक्ष के भ्रम पर हमला किया। उसे एहसास नहीं था कि यह एक भ्रम था। जहरीली सुइयां दक्ष के भ्रम से होकर गुजरी जैसे कि वह कोई आत्मा के अलावा कुछ नहीं था। पंख वाला तेंदुआ भी पीछे नहीं रहा और उसने एक बार फिर अपने पंख फड़फड़ाए। उसकी हवा से पैदा हुई शक्तिशाली हवा के झोंके ने आत्मा की तलवार को पीछे की ओर फेंक दिया, जिससे वो प्रतिरोध करने में असमर्थ हो गई। तेंदुआ पलटा और अपने पंजे घुमाते हुए तलवार पर कूद पड़ा। आत्मा की तलवार ने भी तेंदुए को फिर से ढेर कर दिया। इस बार हमला पीछे से नहीं था। तेंदुए ने अवरोध लगाने की भी जहमत नहीं उठाए और सिर्फ पंजों से हमला किया। तेंदुए के पंजे तलवार के नुकीले सिरे से टकराए। तलवार तेंदुए के पंजों को काटने के बजाय तलवार के नुकीले पंजों ने उसे रोक दिया। न केवल तलवार रुक गई, बल्कि तलवार पर कुछ दरारें पड़ गईं, जो धीरे धीरे पूरी तलवार पर फैलने लगी। जैसे ही दक्ष ने तलवार की हालत देखी, तलवार पीछे हट गई। वह भ्रमित सांप के पास पहुंचा, हमला करने के लिए तैयार हो गया। हालांकि सांप दक्ष को देख नहीं पाया, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसे फिर से हत्या की मंशा का आभास हो गया हो। एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना उसने टेलीपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन ये कामयाब नहीं हुआ। कोई अन्य विकल्प न देखकर उसने जहरीली सुइयों से उस दिशा में हमला कर दिया जहां से हत्या का इरादा आ रहा था। इस बार दक्ष टेलीपोर्ट करने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसने हमले को रोकने के लिए समय की तलवार का भी इस्तेमाल किया। जहरीली सुइयों से खुद को बचाने के बाद उसने अपनी तलवार को बिजली की तरह नीचे गिराया। धमाका! समय की तलवार पत्थर के सांप की गर्दन पर आकर गिरी, लेकिन वह भी सांप को दो टुकड़ों में नहीं काट पाए। फिर भी तलवार का कुछ जंग पत्थर की मूर्ति पर गिरने से हट गया। सांप की मूर्ति भी पूरी तरह से बरकरार नहीं थी। हालांकि समय की तलवार उसे काट नहीं पाई, फिर भी सांप की गर्दन पर एक दरार पड़ गई, जिससे वो दर्द से फुफकारने लगा। तलवार भी इसे नहीं काट सकती, दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। दर्द से क्रोधित होकर सांप ने दोबारा हमला किया, इस बार बहुत नजदीक से। दक्ष आसमान में ऊंची छलांग लगाकर पत्थर के सांप के ऊपर उतरा और एक बार फिर तलवार से हमला किया। उसने उसी स्थान पर हमला किया जहां उसने पहले हमला किया था। उसका इरादा उसी बिंदु का उपयोग करना था जो पिछले हमले से कमजोर हो गया था। उसने सांप की गर्दन में तलवार घोंप दी। तलवार एक बार फिर पत्थर के सांप की त्वचा को भेदने में विफल रही। अरे सावधान! वो खुद को संतुलित करते हुए एक बार फिर हमला करने ही वाला था कि उसने सांप सम्राट की चीख सुनी। उसने ऊपर देखा तो वो दंग रह गया, क्योंकि उसके ऊपर विशालकाय हाथी का पैर था। वो उसे कुचलने के लिए नीचे आ रहा था। वो सीधे पैर का सामना करने के बजाय एक तरफ कूद गया ताकि अंतिम क्षण में कुचले जाने से बच सके। धमाका! दक्ष कुचले जाने से बच गया, लेकिन सांप नहीं बच सका। दरवाजा पत्थर की मूर्ति पर गिरा, जिससे वह कुचल गई। वे सभी जीवित हो रहे हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। वे तुम्हारे लिए बहुत शक्तिशाली है। मैं उन्हें बाहर निकाल सकता हूँ। आह! दक्ष ने दृढ़ता से जवाब दिया, लेकिन कमजोरी महसूस करते हुए अपने घुटनों पर गिर गया। तुम्हें जहर दिया गया है, हम बाद में वापस आ सकते हैं, सांप सम्राट ने जोर से चिल्लाया। दक्ष का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया था। इसके अलावा हाथी की स्थिति भी अब जीवित थी। आत्मा तलवार भी तेंदुए को विचलित नहीं कर सकती थी। इसके अलावा दो जानवर अभी भी जीवित नहीं हुए थे। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है,
स्नैक मोनाक दक्ष के पास गया। जल्दी से सोच लो, इससे पहले कि हम कुचल दिए जाएं। विशालकाय हाथी दक्ष की ओर बढ़ने लगा। उसके हर कदम से जमीन में कंपन होने लगा, मानो भूकंप आने वाला हो। दक्ष ने अपना हाथ उठाया और सांप सम्राट की गर्दन पकड़ ली। आत्मा तलवार भी उसके पास वापस उड़कर आई। उसने अपनी दोनों तलवारें वापस भेज दी, इससे पहले कि वो विशाल हाथी के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता। अब जब सांप चला गया था तो उसने स्थानिक ब्लॉक को रद्द कर दिया। उसने विशाल पत्थर के सांप के शरीर को तेजी से पकड़ लिया, इससे पहले कि वो गायब हो जाए। पंख वाले तेंदुए ने चारों ओर देखा। दक्ष। इस बीच दक्ष कमरे के बाहर उसी दालान में दिखाई दिया जहां से वह कमरे में आया था। उसका हाथ कांपने लगा था और उसका रंग भी पूरी तरह बदल गया था। लड़खड़ाते पैरों से वो सांप की मूर्ति के पास गया और सांप का जहरीला दांत तोड़ दिया। वो उन पौधों को भी ले आया जो उसने निकाले थे और उसी प्रक्रिया का पालन किया जो उसने जुन के साथ किया था। जहरीले पौधे का उपयोग करने के बजाय उसने जहरीले नुकीले दांत का इस्तेमाल किया जिसने उसे प्रभावित किया था। कढ़ाई को बाहर लाने के बाद उसने उसमें सभी आवश्यक वस्तुएं डाल दी और बाहर बैठने से पहले आग जला ली। वो अपने हाथ की हालत देखते हुए गोली तैयार होने का इंतजार करने लगा। अब तक वह अपना दाहिना हाथ भी नहीं हिला पा रहा था। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर्प सम्राट ने चिंतित होकर पूछा। मुझे बीमार महसूस हो रहा है, दक्ष ने जवाब दिया। मुझे जहर कैसे मिला? मुझे तो इसके प्रति प्रतिरक्षित होना चाहिए था। NOVLBJNN। इसके अलावा समय की तलवार भी मूर्तियों को नष्ट नहीं कर सकी। लेकिन असल में वे क्या हैं? वे बहुत शक्तिशाली हैं। मैं मानता हूँ कि ईश्वरीय पशु राजा ऐसे ही होते हैं। क्या जुन ने यह नहीं कहा कि उन्हें पैतृक जानवरों ने बनाया था? शायद वे शोपीस नहीं थे बल्कि सुरक्षा के लिए थे। सांप सम्राट ने पूछा। अगर पैतृक जानवरों ने उन्हें बनाया है तो यह आश्चर्य की बात नहीं होगी कि वे ईश्वरीय जानवर राजाओं की तरह ही शक्तिशाली है। तुम्हारी जिंदगी में पहली बार तुम समझदारी की बातें कर रहे हो। क्या ये सच में हो रहा है या जहर की वजह से मुझे पहले से ही मतिभ्रम होने लगा है? दक्ष ने हाथ में बढ़ते दर्द से ध्यान हटाने के लिए हंसी में पूछा। बकवास, मैं हमेशा समझदारी से बात करता हूँ, स्नैक मोनाक ने आंखें घुमाते हुए जवाब दिया। वैसे मुझे आश्चर्य है कि उस कमरे में गार्ड क्यों रखे गए थे? कमरे के अंत में दरवाजे के दूसरी तरफ क्या हो सकता है? उस दरवाजे पर बहुत मजबूत पहरेदार है। तुम्हें लगता है कि वहां खजाने हो सकते हैं? बात यह है कि बाकी सभी लोग सुरक्षित रूप से कमरे से बाहर निकल गए। ऐसा क्यों है कि मूर्तियां केवल तभी जीवित हुई जब पार करने की हमारी बारी थी? मुझे नहीं लगता कि यह कोई और खजाना है, दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए जवाब दिया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। वो उन्हें खुला रखने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि अगर वह सो गया तो शायद वह जाग नहीं पाएगा। तुम्हारा मतलब है कि वे सिर्फ मनुष्यों और अन्य प्रजातियों के सदस्यों को रोकने के लिए है? शायद जानवरों का कोई पवित्र स्थान दूसरी तरफ है, स्नैक मोनाक ने सुझाव दिया। शायद। दक्ष ने अपने बाएं हाथ से अपनी आंखें रगड़ी। वो खड़ा हुआ और कड़ाही खोली। गोली लगभग तैयार थी। उसने कड़ाही से एक गोली निकाली और कड़ाही को फिर से बंद करने से पहले उसे निगल लिया। वो फिर से बैठा और अपने स्टोरेज रिंग से पानी की बोतल लाया। उसने थोड़ा पानी पिया और बाकी पानी से अपना चेहरा धोया। उसने एक बार फिर अपने दूसरे हाथ में कुछ हरकत महसूस की। वो इसे एक बार फिर महसूस कर सकता था। यह अभी भी दर्द कर रहा था, लेकिन कम से कम अब वो इसे हिला सकता था। इसके अलावा उसका हाथ धीरे धीरे अपने मूल रंग में लौट रहा था। उन्होंने राहत की सांस ली और खुश हुए कहा, ऐसा लगता है कि यह काम कर रहा है। बड़ी समस्या अभी भी बनी हुई है। दूसरी तरफ जाने के लिए आपको उस कमरे को पार करना होगा। इसका मतलब है कि 4 मूर्तियों का सामना करना पड़ेगा जो ईश्वरीय पशु राजाओं जितनी मजबूत है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्यों न हम वापस चलें? क्या महान सांप सम्राट डर गया है? दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं डरा हुआ? इस सम्राट ने अपने समय में ऐसी सैकड़ों चीजों को मार डाला। मैं जब चाहूं मार सकता हूं,
लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ये काम खुद करो ताकि तुम कुछ कठिन लड़ाइयों का अनुभव कर सको, सांप सम्राट ने गर्व से कहा। लेकिन ऐसा लगता है कि आप इस समय तैयार नहीं हैं। जब आप तैयार हो जाएं तो हम वापस आ सकते हैं, उन्होंने आगे कहा। चूंकि आप सहमत हैं कि आप इसे मार सकते हैं, तो कृपया ऐसा करें। मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि दूसरी तरफ क्या है। जब मैं तैयार हो जाऊंगा तो मैं प्रशिक्षण के लिए अन्य ईश्वरीय जानवर राजाओं को ढूंढ सकता हूं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। दक्ष खड़ा हुआ और सांप सम्राट के पास गया। ये तय हो गया है। मैं तुम्हें अंदर भेज रहा हूं। उन्हें मारना सुनिश्चित करो। जब तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे संकेत देना। लेकिन स्नैक मोनाक हकलाने लगा जब उसने दक्ष को अपनी ओर बढ़ते देखा। ठीक है, आज रविवार है। मैं रविवार को लड़ाई नहीं करता। आज गुरुवार है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मेरा मतलब था कि मैं रविवार और गुरुवार को नहीं लड़ता। क्या बुरी किस्मत है। मैं वास्तव में आपको अपनी कुछ लड़ाई कौशल दिखाना चाहता था। काश कि यह गुरुवार न होता, स्नैक मोनाक ने जवाब दिया, जैसे कि वो निराश था कि वो अपनी युद्ध शक्तियों को नहीं दिखा सका। कोई बात नहीं, कुछ ही घंटों में शुक्रवार हो जाएगा। हम कुछ घंटे इंतजार कर सकते हैं। दक्ष मुस्कुराया और फिर से कड़ाई की ओर चल पड़ा। उन्होंने इसे खोला और गोली निकाली, जो पूरी तरह से तैयार थी। पिछली गोली के विपरीत, जो पूरी नहीं थी, लेकिन उसे कुछ लक्षणों से राहत पाने के लिए इसका उपयोग करना पड़ा। उसने दूसरी गोली भी निगल ली। कुछ घंटे। हम अपना कीमती समय बर्बाद नहीं कर सकते। तुम्हें पता है कि हम कुछ घंटों में क्या हासिल कर सकते हैं। मुझे यहाँ इंतजार करके समय बर्बाद करना पसंद नहीं है। मैं मना करता हूँ। चलो कहीं और खोजते हैं, स्नैक मोनाक ने जवाब दिया। मैंने पहले ही सभी अन्य स्थानों की जांच कर ली है। यह आखिरी स्थान है। अब इंतजार करना ठीक है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं वास्तव में आपकी लड़ाई की क्षमता देखना चाहता हूँ। मैं आपको निराश नहीं देख सकता। अरे रुको, मुझे याद आ गया। हम एक अलग दुनिया में हैं। यहाँ समय पहले से ही कुछ घंटे आगे है। वास्तव में ये पहले से ही शुक्रवार है। हम बहुत भाग्यशाली हैं। दक्ष ने अपना हाथ सांप सम्राट पर रखा। रुको, क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। इससे पहले कि सांप सम्राट अपनी बात पूरी कर पाता, उसने स्वयं को कमरे के अंदर पाया। दरअसल वह कमरे के बीच में था, विशालकाय हाथी और पंख वाले तेंदुए के बीच नहीं। बाकी दो जानवर अभी भी बाहर नहीं निकले थे। दोनों जानवरों ने सर्प सम्राट को ऐसे देखा जैसे वे अपने शिकार को देख रहे हो, विशेषकर तेंदुए को। सज्जनों, नमस्कार। मैं सभी रचनाओं का सम्राट हूँ। मैं आपके पास एक व्यापारिक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। सांप सम्राट दोनों का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हुए पीछे हटता रहा। देखिए, पर्यटन व्यवसाय में बहुत ज्यादा पैसा है। मैं सोच रहा था कि हम इस जगह को एक पर्यटक स्थल बना सकते हैं। लोग यहाँ आकर आपके भव्य व्यक्तित्व को देख सकते हैं और बदले में वे पैसे भी देंगे। देखिए, आप बिना कुछ किए ही बहुत ज्यादा मुनाफा कमा लेंगे। वास्तव में ये सम्राट व्यक्तिगत रूप से सिर्फ 50% लाभ हिस्सेदारी पर आपका प्रबंधक होगा। आप क्या कहते हैं? दहाड़, पंख वाला तेंदुआ दहाड़ता हुआ सांप के करीब आ रहा था। क्या ये बहुत ज्यादा है? 70-30 के बारे में क्या ख्याल है? मैं 30% हिस्सा लूंगा। मैं इससे कम नहीं दे सकता। आखिरकार मुझे परिवार का भरण पोषण करना है, स्नैक मोनाक ने कहा। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे वह मारे जाने के विचार से रोने वाला था। उसका ध्यान भटकाने का प्रयास काम नहीं कर रहा था। पत्थर का तेंदुआ दक्ष के करीब आता रहा। सर्प सम्राट पीछे की ओर बढ़ता रहा। 90-10। चलो, केवल एक मूर्ख ही इस प्रस्ताव को नकारेगा। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि आप मूर्ख हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि यदि आप प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते हैं, चलो उन्हें गलत साबित करते हैं। बैठो और हम एक अनुबंध को अंतिम रूप देंगे। पत्थर का तेंदुआ आखिरकार खतरनाक तरीके से दक्ष के करीब पहुंच गया। वो इतना करीब था कि उसने सांप सम्राट की ओर छलांग लगा दी। सांप सम्राट का आकार बढ़ गया। वो पत्थर के सांप जितना बड़ा हो गया। हालांकि वह वहां नहीं रुका।
वह अपनी पूंछ हिलाते हुए एक पल में और भी बड़ा हो गया। धमाका, सर्प सम्राट की पूंछ पत्थर तेंदुए से टकराई, जिससे वो उड़ गया। आह, क्या तुम्हारी त्वचा पत्थर या किसी चीज से बनी है? स्नैक मोनाक ने आंखें घुमाते हुए कहा। हाँ, ठीक है, मैं भूल गया। ईमानदारी से कहूं तो मैं वास्तव में कमजोर नहीं हूँ। मैं तो बस तुम्हारे साथ नरमी से पेश आ रहा था, सांप सम्राट ने गर्व से कहा। अब वह हाथी से भी बड़ा हो गया था और उसने अभी अभी तेंदुए को धक्का दिया था। उसका आत्मविश्वास अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था। अगला कौन है? आओ। बूम! जैसे ही सर्प सम्राट ने किसी को चुनौती दी, उसके चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बदल गया और वो फर्श पर ऐसे गिर पड़ा मानो कोई भारी पर्वत उसके शरीर पर दबाव डाल रहा हो। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन वह अपना सिर भी नहीं उठा पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो चिपचिपे जाल में फंसी हुई मक्खी हो। सांप सम्राट ने कड़ी मशक्कत की। उसने देखा कि हाथी उसके करीब आ रहा है। वह हाथी को देख नहीं पाया क्योंकि वह अपना सिर नहीं उठा पा रहा था, लेकिन वह हर कदम के साथ कंपन महसूस कर सकता था जो उसके करीब आ रहा था। यह मोटा आदमी, मैं इसके नीचे दब जाऊंगा, सर्प सम्राट ने चिल्लाकर कहा। हालांकि वह अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था, तथा प्रार्थना कर रहा था कि उसकी मृत्यु शीघ्र हो। खैर, मुझे कहना होगा कि एक जानलेवा पत्थर के जानवर के नीचे कुचले जाने से भी बदतर तरीके से मरने का कोई तरीका नहीं है। इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता, उसने आंखें घुमाते हुए कहा। फिर भी अगर मैं मरने के बाद भूत बन गया तो मैं दक्ष को परेशान करता रहूंगा। उसने मुझे बाहर आराम करते समय धक्का देकर मार डाला। मैं उसे हर रात परेशान करूंगा। यह उसकी गलती है कि यह सम्राट मर रहा है। क्या उसने तुम्हें इतना शेखी बघारने को कहा था? दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम यहाँ हो, तुम क्या कर रहे हो? उस मोटे को रोको इससे पहले कि वह मुझे कुचल दे। मुझे अपने कर्ज बहुत पसंद हैं। पहले तो आपके पास शून्य मोड़ है। मुझे नहीं लगता कि अगर मैं उसे रोकूंगा भी तो भी कुछ खास नहीं बदलेगा। दक्ष का जवाब आया जब वह सांप सम्राट के ऊपर तैर रहा था। उसने अपनी बाहें मोड़ रखी थी और देखा कि हाथी उनकी ओर बढ़ रहा है। चलो, मुझे बचाओ, केवल तभी जब तुम वादा करो कि तुम डींगे मारना बंद कर दोगे, कम से कम मेरी मौजूदगी में तो। दक्ष मुस्कुराया। मैं कभी डींग नहीं मारता। क्या ऐसा है? फिर तो आप खुद ही उनका ख्याल रख सकते हैं। लगता है मेरी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, रुको, मैं वादा करता हूँ कि मैं इसे थोड़ा कम करूंगा। बस अब मुझे बचा लो, सांप सम्राट ने कहा। रुको, मैं क्या कह रहा हूँ? तुम भी उन्हें नहीं हरा सकते। बस मुझे ले जाओ और चले जाओ। एक बार दौड़ना ही काफी है। मैं दोबारा दौड़ने के मूड में नहीं हूँ, चाहे ये मूर्तियां ही क्यों ना हो, दक्ष ने जवाब दिया। जिस तरह सांप सम्राट गुरुत्वाकर्षण के भारी दबाव में था, उसी तरह दक्ष भी उसी दबाव में था। हालांकि वो सांप सम्राट की तरह बुरी स्थिति में नहीं था, जिससे सांप सम्राट थोड़ा हैरान हुआ। वो पूछना चाहता था, लेकिन उसे जल्द ही जवाब का अंदाजा हो गया। तुम असली नहीं हो, है ना? तुम भ्रम हो। क्या तुम्हें मुझे अपने भ्रम में लेने की जरूरत है? सर्प सम्राट ने पूछा। बिल्कुल नहीं, दक्ष ने हाथ हिलाते हुए जवाब दिया। उसके हाथ हिलाने के साथ ही सांप सम्राट गायब हो गया और कमरे के खाली कोने में प्रकट हो गया। अब मुझे परेशान मत करो, उसने सांप सम्राट से कहा, अपनी दोनों तलवारें निकालते हुए। एक हाथ में उसने समय की तलवार पकड़ी हुई थी, जबकि दूसरे हाथ में राजा की तलवार थी। वो असली है, तो फिर उस पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? वो अभी सोच ही रहा था कि उसने दक्ष के चारों ओर एक पारभासी रोशनी देखी। रुको, मैं समझ गया। वो कोई भ्रम नहीं है, लेकिन वो वहाँ है भी नहीं। वो अपने अंतरिक्ष के नियम का उपयोग करके एक स्थानिक अवरोध पैदा कर रहा है। अवरोध उसे एक समानांतर स्थान में रखता है। कोई आश्चर्य नहीं। वह भी सटीक था। दक्ष उसे फिर से ऐसी चीजों से प्रभावित नहीं होने देगा। अब जब वो सांप जो अंतरिक्ष का उपयोग कर सकता था चला गया था और उसका लक्ष्य अलग था, तो वो अंधेरे के नियम का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकता था। दक्ष एक छाया में बदल गया जो आगे चलकर 1000 छायाओं में बंट गया। हर छाया अलग अलग दिशा में उड़ गई।
कुछ विशालकाय हाथी की ओर चले गए जबकि अन्य तेंदुए की ओर चले गए जो दहाड़ते हुए दक्ष की ओर भाग रहा था। बाकी छायाएं कमरे के दूसरे छोर पर उन दो मूर्तियों की ओर चली गईं जो अभी तक जीवित नहीं हुई थी। विशालकाय हाथी ने सारी परछाइयां देखकर अपनी चाल रोक दी। उसने अपना एक पैर उठाया और जमीन पर रौंद दिया। धमाका! जमीन से होकर ऊर्जा की एक सुनहरी लहर गुजर रही थी। सुनहरी लहर मूर्ति की ओर बढ़ रही सभी छायाओं को नष्ट करती जा रही थी। तेंदुआ